हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो पिछले 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। पहला आपका टॉपिक होगा जो रिसेंटली ही डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, रुद्रम मिसाइल का। फिर हम बात करेंगे जो आपके साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है होलोग्राफिक इमेजिंग, ताकि वो वायरसेस और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकें। थर्ड आपका होगा बैका एग्रीमेंट के ऊपर। फोर्थ आपका जो टॉपिक होगा वो आपकी बल्क ड्रग पार्क के ऊपर, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपका आएगा जो हॉन्डुरास आपका 50th कंट्री बना है टू रेटिफाई TPNW। ठीक है जी। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा आपका जो यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है ऑन 7 ईयर जर्नी टू मरकरी। लास्ट टॉपिक आपका होगा जो साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया है थ्रोट में। तो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली ही आपकी जो रुद्रम मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। तो ये आपकी इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है। तो अगर हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के बारे में बात करें तो ये डिजाइन की जाती है टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज रेडार कम्युनिकेशन एसेट्स। और जो बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज होंगे, बेसिकली आपके सारे सोर्सेज आपके एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। तो जो आपका राइवल एयर डिफेंस सिस्टम होगा, उसके जितने भी आपके रडार और कम्युनिकेशन एसेट्स होंगे, तो उस पर पर्टिकुलरली टारगेट करने के लिए ये रुद्रम मिसाइल डेवलप की गई है। तो इस मिसाइल का जो नेविगेशन मैकेनिज्म है, तो उसमें आपका एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो कि कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है। जो जो ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज भी होगी तो उसके आधार पर ही अपना नेविगेशन भी चेंज करेगा। साथ के साथ जीपीएस के साथ तो ये कपल्ड है ही, जो कि आपका सैटेलाइट बेस्ड है। ठीक है जी। तो अगर इसकी गाइडेंस के बारे में बात करें तो इसके पास एक पैसिव होमिंग हेड एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, जिसके आधार पर ये डिटेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है टारगेट्स को और फिर एंगेज करता है। सपोज जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं उसका एक वाइड बैंड है, तो उसमें से वो पर्टिकुलरली उन्हीं रेडियो फ्रिक्वेंसीज को टारगेट करेगा जो कि एनिमी की होंगी। ठीक है जी। इस रुद्रम मिसाइल की खास बात यह है कि सपोज जो आपका टारगेट है जहां से रेडियो फ्रिक्वेंसीज एमिट हो रही हैं, अगर वो अपना सोर्स ऑफ भी कर देता है तब भी ये कैपेबल है कि वो उस टारगेट पर एक्यूरेटली स्ट्राइक करेगा। ठीक है जी। ऑपरेशनल रेंज इसकी 100 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि आपका बेस्ड होगा ऑन द लॉन्च पैरामीटर्स ऑफ द फाइटर जेट, कि किस फाइटर जेट पर ये लॉन्च की जा रही है, किस फाइटर जेट द्वारा ये लॉन्च की जा रही है, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। इंडियन एयर फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, जिसे हम सीड कैपेबिलिटी भी कहते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये रुद्र मिसाइल डेवलप की गई है। बेसिकली जो ये सीड टैक्टिक्स हैं, इसके दो यूजेस हैं जिसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूज की जाएंगी। पहला तो आपका जो किसी भी अगर एयर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो उसका इनिशियल पार्ट होगा, तो उसमें जो एनिमी के एयर डिफेंस एसेट्स हैं उनको स्ट्राइक करने पे इसका यूज किया जाएगा। और दूसरा जो इसका जो एंडिंग वाला पार्ट होता है कि अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, उसकी हायर सर्वाइवेबिलिटी के लिए भी ये आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूज की जाएंगी। के लिए आपका उड़ीसा का जो व्हीलर आइलैंड है, वहीं से इसका फुल फ्लाइट टेस्ट किया गया था। और पहली बार जो अभी ये जब मिसाइल लॉन्च की गई तो आपके SU-30 MKI फाइटर जेट के द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है। हम आपकी पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है कंट्री की, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप की गई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। का थोड़ा बहुत डिटेल्स थी रुद्रम से रिलेटेड, तो आप इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नई मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है आपका होलोग्राफिक इमेजिंग, ताकि वो वायरस और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है जी। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, जो आपकी होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक आपकी 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है जो कि बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के देखी जा सकती है। जैसे कि आपके जो कैमरास और ग्लासेस होते हैं, तो उसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपकी इमेज डेवलप करता है, जो आपका होलोग्राफिक इमेजिंग से जो आपकी इमेज डेवलप होगी, उसमें आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। और ये जो आपकी होलोग्राफिक इमेज है, ये स्टैटिक भी हो सकती है। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट की पिक्चर ले ली तो मतलब आपकी स्टैटिक भी है, या फिर वो आपकी एनिमेटेड सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, जो कि मल्टीपल पीपल द्वारा वॉच की जा सकती है फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। तो इसमें जो आपके टेस्ट बीट्स होते हैं, जो कि इस टेस्ट में यूज किए जाते हैं, तो लेजर बीम्स उन टेस्ट बीट्स की
को रिकॉर्ड करते हैं होलोग्राम्स में, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका पूरा टेस्ट है ये आपकी होलोग्राफिक वीडियो माइक्रोस्कोपी पर बेस्ड है। जो बीड्स इसमें यूज किए जाते हैं तो उसके सरफेस को हम एक्टिवेट करते हैं विद बायोकेमिकल बाइंडिंग साइट्स, जो आपके एंटीबॉडीज और वायरस पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जो आपके बाइंडिंग एंटीबॉडीज और वायरसेस होते हैं जो कि बीड के साथ ग्रो करते हैं बाय अ फ्यू बिलियंथ ऑफ अ मीटर, उसको रिसर्चर्स डिटेक्ट करते हैं थ्रू द चेंजेस इन बीट्स होलोग्राम्स, ठीक है। जो भी होलोग्राफिक इमेज डेवलप होगी उसमें जो चेंजेस आएंगे उसके जरिए डिटेक्ट करेंगे कि उसकी बाइंडिंग, जो बीड्स की बाइंडिंग वायरस और एंटीबॉडीज के साथ हुई है या नहीं। जो आपके बीड्स जिसमें यूज किए जाते हैं वो आपके जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट को ही की प्रेजेंस को ही टेस्ट करने के लिए किए जाएंगे, बट इसमें हम आपके सेवरल टारगेट्स को भी साइमल्टेनियसली टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके जरिए क्या होगा कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी है कि इसके द्वारा हम एक लाइब्रेरीज ऑफ टेस्ट बीड्स डेवलप कर सकते हैं जो कि टेस्ट किट्स में कंबाइन की जा सकती हैं फॉर मिक्सिंग विद पेशेंट सैंपल्स। तो उसमें हम आपके मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका होलोग्राफिक एनालिसिस है वो डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट टेस्ट बीड्स को बाय देयर साइज एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बचपन में साइंस में तो काफी टॉपिक पढ़ा होगा, एक आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट का ये दावा है कि इस मेथड के चलते वो इजीली अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पॉसिबल डायग्नोसिस में, जितनी भी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट है उसको और स्पीड अप कर सकते हैं। मिस डायग्नोसिस के जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे और जो आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट है उसमें भी ये कटौती करने में मददगार होगा, ठीक है जी। तो काफी अच्छा एक नया मेथड डेवलप किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगा होगा किस तरीके से वो होलोग्राफिक इमेजिंग को यूज करेंगे। तो थर्ड टॉपिक में देखते हैं जो बैका एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है इंडिया और यूएस द्वारा फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। तो इस एग्रीमेंट के चलते दोनों ही कंट्री अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और जो उनकी डिफेंस पार्टनरशिप है उसको भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे पहले 3 की फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए जा चुके हैं इंडिया और यूएस के बीच में। पहला था आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो 2002 में साइन किया गया था। फिर आपका लिमोआ एग्रीमेंट था जो 2016 में साइन किया गया था। फिर आपका कॉमकासा एग्रीमेंट था जो 2018 में साइन किया गया था, ठीक है जी। तो आपका जो बैका एग्रीमेंट है जियोस्पेशियल कोऑपरेशन के लिए, इसमें जो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं यूएस और इंडिया की, इन दोनों के आपके नाम पता होने चाहिए। वहां से यूएस की तरफ से आपकी नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, ठीक है जी। और इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो इस एग्रीमेंट के चलते इंडिया और यूएस काफी मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जिसमें आपके एडवांस सैटेलाइट एंड टॉपोग्राफिक डेटा है जैसे कि आपके मैप्स हो गए, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स हो गए, आपके जियोफिजिकल या जियोमैग्नेटिक डेटा हो गया। तो इन ये सारा डेटा दोनों ही कंट्रीज आपस में शेयर कर सकती हैं। तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो मोस्टली वो अनक्लासिफाइड नेचर की होगी, बट इसमें एक प्रोविजन रखा गया है इस पैक्ट में कि अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो दोनों ही कंट्रीज को प्रॉपर सेफगार्ड्स इंश्योर करने पड़ेंगे ताकि वो प्रिवेंट कर सके कि वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी तक ना पहुंचे, ठीक है जी। इंडिया के बेनिफिट के बारे में बात करें इस एग्रीमेंट के चलते तो यूएस आर्म फोर्सेस इसमें एडवांस्ड नेविगेशनल एड्स एंड एवियोनिक्स प्रोवाइड करेंगी ऑन यूएस सप्लाइड एयरक्राफ्ट, ठीक है जी। साथ के साथ जो इंडियन मिलिट्री की जो ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम्स की एक्यूरेसी है उसको भी बूस्ट मिलेगा जैसे कि आपकी क्रूज मिसाइल्स होगी या बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी या फिर जो हमारे ड्रोन्स हो गए। साथ के साथ ये काफी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर इंडिया जब बात आएगी कि आर्म ड्रोन्स को एक्वायर करना है। जैसे यूएस के पास जो आर्म ड्रोन है जैसे कि MQ-9B, तो उसको एक्वायर करने में भी काफी ये सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर जो चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो बेका एग्रीमेंट के चलते दोनों ही इंडिया और यूएस को हेल्प मिलेगी कि वो उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकें। तो 4 टॉपिक में हम बात करते हैं बल्क ट्रक पार्क। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत वो 3 बल्क ट्रक पार्क एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया में। पहले हम समझ लेते हैं आपका बल्क ट्रक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली आपकी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसे हम एपीआई भी कहते हैं, जो कि एक की इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग या मेडिसिन में, जिसके चलते हमें इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो पैरासीटामोल है वो आपकी बल्क ड्रग है जो कि पेन के अगेंस्ट
एक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी, तो ये आपके किसी भी सॉल्वेंट या बाइंडिंग एजेंट्स के साथ मिक्स किए जाते हैं ताकि हमें एक कंप्लीट फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिले। जैसे कि आपकी जो पैरासीटामोल टैबलेट है या जो कोई भी कैप्सूल है या सिरप है जो कि पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं किसी भी तरीके की पेन या इलनेस को ठीक करने के लिए। ठीक है जी, अब इसमें आपके केएसएम क्या है और डीआईज क्या है। तो जब आपकी एपीआईज बनती हैं तो उसमें काफी मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके काफी केमिकल्स भी होते हैं और सॉल्वेंट्स भी होते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी केमिकल या सबसे हम कह सकते हैं जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होगा जिसके चलते आपको एपीआई मिलेगा, तो उसमें जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होगा उसे हम की स्टार्टिंग मटेरियल कहेंगे, जैसे कि आपका केएसएम हो गया वो। ठीक है जी, तो जो ये पूरी प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो इसमें आपके काफी केमिकल कंपाउंड्स भी बनेंगे इंटरमीडिएट स्टेजेस पे जिन्हें हम ड्रग इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जैसे कि डीआईज। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इन दोनों का। जो आपके 3 बल्क ड्रग पार्क सेंटर ने क्रिएट करने हैं तो उसके बारे में अगर देखें तो ग्रांटी नेट प्रोवाइड की जाएगी 90% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, बाकी स्टेट्स के लिए 70% होगी। जो मैक्सिमम ग्रांटी नेट प्रोवाइड की जाएगी किसी भी एक बल्क ड्रग पार्क के लिए वो होगी आपकी 1000 करोड़। जो आपके स्टेट सिलेक्ट किए जाएंगे किसमें वो बल्क ड्रग पार्क इंस्टॉल करना है या एस्टैब्लिश करना है, तो वो सिलेक्ट किए जाएंगे थ्रू अ चैलेंज मेथड। ठीक है जी, और इसमें स्टेट्स का क्या रोल रहेगा कि पहली बात तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रखे, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई रखे। ठीक है जी, उसके अलावा जो उनके लैंड रीच रेट्स हैं वो कंपेटेटिव होने चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है कि जो लोकेशन प्रपोज की जाएगी स्टेट द्वारा वो आपके लॉजिस्टिक्स और एनवायरमेंटल एंगल से काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सारा बेसिक सा ओवरव्यू है ये आपका बल्क ट्रक पार्क का। तो अगर हम बात करें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपका बल्क ट्रक पार्क कैसा होगा, क्या उसमें स्कीम में क्या ऑफर्स हैं, तो बेसिकली ये आपका एक डेजिग्नेटेड कंटेजियस एरिया होगा जहां पर एपीआईज, डीआईज और केएसएम्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है जी, और इसमें आपका एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बल्क ड्रग्स की उसको कम से कम लाई जा सके और कंपेटिटिवनेस इंक्रीज की जा सके डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री में। ठीक है जी, जैसे कि आपको बताया है कि इसमें 3 सिलेक्टेड पार्क सपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वन टाइम ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाएगी फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है जी, जो आपकी ग्रांट इन एड है जैसे कि आपको बताया हिमाचल और हिल स्टेट्स के लिए 90% होगी, बाकी स्टेट्स के लिए 70 होगी। मैक्सिमम 1000 करोड़ दिया जाएगा पर पार्क। अब हम बात करें कि सेंटर सिलेक्ट कैसे करेगा 3 पार्क में से, तो काफी स्टेट्स हैं जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, हरियाणा, इन सभी ने काफी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है इस स्कीम में और वो अपने प्रपोजल्स भेजने के लिए भी अपने प्रपोजल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही साइट प्रपोज की जाएगी स्टेट द्वारा और उसका एरिया आपका 1000 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए और हिल स्टेट्स के लिए वो कम नहीं होना चाहिए। तो प्रपोजल में क्या दिया जाएगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, फिजिबिलिटी स्टडीज दी जाएंगी, जो आपकी एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट है उसकी डिटेल रिपोर्ट भी दी जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नॉमिनेट की जाएगी, वो सारे प्रपोजल्स को एग्जामिन करेंगे और रिकमेंडेशंस देंगे आपकी स्कीम स्टीयरिंग कमेटी को, जो कि बाद में प्रपोजल्स को अप्रूव करेगा। तो रिसेंटली ही जो हिमाचल प्रदेश है वहां का जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 1400 एकड़ की एक लैंड आइडेंटिफाई की है और प्रपोजल भेज दिया गया है सेंटर को ताकि वो बल्क ट्रक पार्क वहां एस्टैब्लिश कर सकें। ओवरऑल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू बल्क ट्रक पार्क स्कीम। ठीक है जी, तो रिसेंटली ही आपकी जो हॉन्डुरास कंट्री है, एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है, वो बनी है 50th कंट्री टू रेटिफाई टीपीएनडब्ल्यू। टीपीएनडब्ल्यू आपकी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कि पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट करना चाहती है न्यूक्लियर वेपन्स को, और इनका फाइनल गोल यही है कि इनको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो 7 जुलाई 2017 को अडॉप्ट की गई थी और ये आपकी फोर्स में आएगी 22 जनवरी 2021 को। और इसके आधार पर, इस ट्रीटी के आधार पर जो 50th रेटिफिकेशन होगी उसके 90 दिन बाद ये फोर्स में आ जाएगी। तो अभी 24 अक्टूबर 2020 को ही ये यूराज ने रेटिफाई की है। तो इस ट्रीटी के तहत जितने भी इसमें पार्टी मेंबर्स हैं तो वो सब प्रोहिबिट किए जाते हैं किसी भी तरीके की डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग या स्टेशनिंग या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते उसमें, या कोई थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो सारी जो भी एक्टिविटीज हैं सब प्रोहिबिटेड हैं। इस ट्रीटी में इंडिया ने
एब्सटेन किया है खुद को फ्रॉम वोटिंग, और इंडिया मेंटेन करता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एज अ सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम। ठीक है जी, और वो कन्विंस नहीं है इस ट्रीटी के पोटेंशियल से टू एड्रेस द डिसआर्मामेंट इशू। ठीक है जी, तो ये थोड़ा बहुत टॉपिक था। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप TPNW के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। आज के सेकंड लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यूरोप और जापान जो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है ऑन अ 7 ईयर जर्नी टू मरकरी। तो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा ये सक्सेसफुली लिफ्ट किया गया, जिसमें वो जो आपका स्पेसक्राफ्ट है 2 प्रोब्स उससे कैरी कर रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो आपका ये एयरक्राफ्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट है सॉरी, इसका नाम है बेपी कोलंबो। तो मरकरी की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस हैं और जो इंटेंस ग्रेविटी पुल है सन का, तो ये जो कंडीशंस है काफी दिक्कत भरा होने वाला है बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट के लिए। तो ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, जिसमें आपके टोटल 9 फ्लाईबाइज होंगे। फ्लाईबाइज का मतलब आपकी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाएगा ये अर्थ के, फिर 2 बार जाएगा ये वीनस के, और 6 बार जाएगा मरकरी के बिफोर, ताकि उसकी स्पीड कम हो सके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले, जो कि एस्टिमेट की गई है दिसंबर 2025 के लिए। तो जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, बेपी कोलंबो बेसिकली 2 प्रोब्स को रिलीज करेगा। पहला है आपका बेपी, दूसरा है मियो। ठीक है जी, बेपी डेवलप किया गया है ESA द्वारा और मियो डेवलप किया गया है जाक्सा द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो दोनों ही ये प्रोब्स हैं, ये डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि जो आपकी सन फेसिंग साइड होगी, तो वहां पर अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर हम कह सकते हैं 430 डिग्री सेल्सियस तक होगा। पर जो आपकी मरकरी शैडो वाली साइड होगी, वहां पर वो -180 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ठीक है जी, तो आपके दोनों ही जो प्रोब्स हैं ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो इस तरीके की टेम्परेचर जो वेरिएशन है उसको कोप अप कर सकें। ठीक है जी, तो जो आपका बेपी है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है, ये मरकरी के इनर ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा, और जो मियो है वो आपके आउटर ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा और कोशिश करेगा जितना ज्यादा डेटा गैदर कर सके अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है जी, तो साइंटिस्ट की उम्मीद है कि जो उन्होंने नासा के मैसेंजर प्रोब से डेटा एक्वायर किया था, तो उसके चलते उन्हें और ज्यादा डेटा मिलेगा रिलेटेड टू मरकरी। इससे पहले सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट था जो मरकरी विजिट कर पाया था, वो था आपका नासा का मरीनर 10। बेसिकली इसका अर्थ के मून से थोड़ा सा ही साइज बड़ा है, बट इट हैज अ मासिव आयरन कोर, जिसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है। साइंटिस्ट की उम्मीद ये भी है कि जो आपका बेपी कोलंबो मिशन से जो डेटा गैदर होगा, उससे शायद उन्हें ये भी पता लग सके कि किस तरीके से सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी। तो बेसिकली ये आपका सेकंड ही ऐसा कोऑपरेशन है बिटवीन द यूरोपियंस एज वेल एज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इससे पहले जापान का जो हायाबुसा 2 था, उसने ड्रॉप किया था जर्मन फ्रेंच रोवर ऑन द एस्ट्रॉइड Ryugu अर्लियर दिस मंथ। तो इससे पहले ये पहले भी इस तरीके की कोऑपरेशन हो चुकी है। तो लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं जो साइंटिस्ट ने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है एक नया ऑर्गन हमारे थ्रोट में। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है नया ऑर्गन, ये आपका एक सेट है सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि काफी डीप है हमारे अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट में। तो जो आपका नासोफेरिंग्स रीजन होता है, तो वहां पर ये डिस्कवर हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस का एक सेट है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो इनकी लोकेशन है बेसिकली वो है आपके एक कार्टिलेज के ऊपर है, जिसे हम टॉरस ट्यूबेरिस कहते हैं। तो बेसिकली इसका नाम भी साइंटिस्ट ने इसी उस पे रख दिया है कि ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है जी, तो ये जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, ये माना जा रहा है कि प्रोबेबली ये आपका जो अपर थ्रोट वाला एरिया होता है, जो कि माउथ और नोज के पीछे होता है, तो उसको लुब्रिकेट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी, तो ये जो डिस्कवरी है काफी इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जो डॉक्टर्स जब रेडिएशन यूज करते हैं हेड या नेक में टू ट्रीट कैंसर, तो वो अवॉइड करते हैं कि किसी भी तरीके से वो सलाइवरी ग्लैंड्स को इरेडिएट ना करें, क्योंकि अगर इन्हें कोई डैमेज होगा तो वो हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जिसके बारे में जो डिटेल्ड और डेटा आएगा तो हम कोशिश करेंगे इसको हम होलिस्टिकली और कवर करने में, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऐसी कोई नई डिस्कवरी भी हुई है। ठीक है जी, तो आज के आपके ये कुछ टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो हमारे जो भाई बंधु 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक पीस ऑफ एडवाइस, जो हमारे बैचेस हैं वो इस वीक मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो जाएंगे। सोशियोलॉजी वाला बैच तो ऑलरेडी ही बंद हो चुका है, जो उसके अलावा जीएस का जो 4th बैच है, या फिर आपका जो PSIR का 4th बैच है और SA का 4th बैच है,
वो इस वीक तक ही मोस्ट प्रोबेबली उनकी रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगी। उसके अलावा 2022 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं भाई बंधु, तो उनके लिए भी हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर स्टार्टिंग तक लॉन्च कर देंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशंस अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं दिवाली ब्रेक के बाद ओपन हो जाएंगी, और उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर देंगे। सो इसी तरीके से करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस रखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपने नोट्स बनाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।